या फिर आपके लिए दूरगामी इच्छाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है? विशाल जायदाद, स्वर्ण, भूमि, मवेशी, व्यापार, आमदनी देने वाले निवेश। आप अपने पर्स में से जो सिक्के निकालते हैं उनसे आपकी तात्कालिक इच्छाएं पूरी होती है। आप अपने पर्स में जो सिक्के बचाते हैं उनसे आपकी दूरगामी इच्छाएं पूरी होती है। मेरे विद्यार्थियों, यह खाली पर्स का पहला इलाज था जिसे मैंने खोजा था। मैं पर्स में 10 सिक्के डालता था और उनमें से सिर्फ 9 सिक्के खर्च करता था। आप लोग इस पर आपस में विचार करें और अगर किसी को इसमें कोई गड़बड़ नजर आई तो वह कल मुझे बता दे। दूसरा इलाज, खर्च को नियंत्रित करें। अरकाद ने दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे यह पूछा है, जब कोई अपनी पूरी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता है तो वह अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है? कल आप में से कितनों के पर्स खाली थे? सब ने जवाब दिया, हम सब के। परंतु आपकी आमदनी समान नहीं है। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा कमाते हैं, कुछ का परिवार ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उनका पालन पोषण करने में वे ज़्यादा खर्च करते हैं। परंतु आमदनी और खर्च अलग अलग होने के बावजूद आप सबके पर्स एक जैसे यानी खाली थे। अब मैं आपको इंसानों के बारे में एक असामान्य सच्चाई बताऊंगा। वह सच्चाई यह है, हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिश न करें। आवश्यक खर्च और इसकी इच्छाओं के बीच के फर्क को नज़रअंदाज न करें। आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं संतुष्ट हो सकती है, आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कहीं ज़्यादा होती है। उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए आमदनी कम पड़ जाती है और बहुत सी इच्छाएं ऐसी रह जाती है जो संतुष्ट नहीं हो पाती। सभी लोगों के पास उससे ज़्यादा इच्छाएं होती है जितनी वे संतुष्ट कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं अपनी दौलत के कारण अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यह संभव नहीं है। मेरे समय की सीमा है, मेरी शक्ति की सीमा है। मैं जितनी यात्रा कर सकता हूँ उसकी दूरी की सीमा है। मैं जो खा सकता हूँ उसकी भी सीमा है। मैं जितने उत्साह से आनंद ले सकता हूँ उसकी भी सीमा है। किसान खेत में जहाँ भी खाली जगह छोड़ता है वहाँ पर खरपतवार उगाती है। उसी तरह जहाँ भी इच्छाओं के संतुष्ट होने की संभावना होती है वहाँ इंसानों के मन में इच्छाएं पैदा हो जाती है। इच्छाएं असीमित होती हैं, परंतु जिन इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं वे सीमित होती है। अपनी जीवन शैली और खर्च की आदतों के बारे में अच्छी तरह सोचें। ऐसा करने पर आपको कुछ ऐसे खर्च जरूर मिलेंगे जिन्हें कम या खत्म किया जा सकता है। यह लक्ष्य बना लें कि आप जो भी सिक्का खर्च करें उसके बदले में आपको 100% संतुष्टि मिले। इसलिए आप जिन चीज़ों के लिए खर्च करना चाहते हो उन्हें लिख लें। सिर्फ आवश्यक चीज़ों को चुनें। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चुनें जो आपकी 90% आमदनी में संभव हो। बाकी उन चीज़ों को हटा दें और उन्हें अपनी असीमित इच्छा का हिस्सा मान लें जो संतुष्ट नहीं होंगी। उनका अफसोस न करें। फिर अपने आवश्यक खर्च का बजट बना लें। उस 10वें हिस्से को छुएं भी नहीं जो आपके पर्स को मोटा कर रहा है। इसे अपनी प्रबल इच्छा बना लें जो संतुष्ट हो सकती है। अपने बजट पर मेहनत करते रहें और इसमें फेरबदल करते रहें। अपने पर्स को मोटा बनाए रखने की दिशा में बजट को अपना पहला सलाहकार बनाएं। इस पर लाल और सुनहरे वस्त्र वाले एक आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे जिंदगी की अच्छी चीज़ों का आनंद लेने का हक है। इसलिए मैं बजट की गुलामी का विरोध करता हूँ जो यह तय करता है कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ और किन चीज़ों के लिए कर सकता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि इससे मेरी जिंदगी का आनंद कम हो जाएगा और मैं बोझ उठाने वाले खच्चर की तरह बन जाऊंगा। इस पर अरकाद ने जवाब दिया, मेरे मित्र, आपका बजट कौन बनाएगा? उस आदमी ने कहा, मैं खुद। मान लें कि कोई खच्चर अपने बोझ का बजट बनाए तो वह इसमें क्या शामिल करेगा? क्या वह इसमें रत्न, कालीन और सोने की भरी सिल्लियाँ शामिल करेगा? बिल्कुल नहीं। वह इन कीमती चीज़ों को अपने बोझ में शामिल नहीं करेगा। इसके बजाय वह उस बोझ में घास, अनाज
और रेगिस्तान के लिए पानी की मशक रखेगा। बजट का उद्देश्य यह है कि आपका पर्स मोटा बने। बजट आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में आपकी मदद करता है। आवश्यकताओं के अलावा यह आपकी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी मदद करता है। बजट द्वारा आप साधारण इच्छाओं से अपनी सबसे प्रबल इच्छाओं की रक्षा करते हैं ताकि वे पूरी हो सकें। आपका बजट अंधेरी गुफा में चमकीली मशाल की तरह आपको दिखता है कि आपके पर्स में कहाँ छेद हो रहे हैं। यह उन छेदों को सीलने में आपकी मदद करता है। बजट आपके खर्च को इस तरह से नियंत्रित करता है ताकि आप सिर्फ सुनिश्चित और संतुष्टिदायक उद्देश्यों के लिए ही खर्च करें। खाली पर्स का यह दूसरा इलाज है। अपने खर्च का बजट बना लें ताकि आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे रहें और आप 90% आमदनी में ही अपनी बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं का आनंद ले सकें तथा उन्हें संतुष्ट कर सकें। तीसरा इलाज, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अरकाद ने तीसरे दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, जब आप देखेंगे कि आपका खाली पर्स मोटा होता जा रहा है, और ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं। अब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लगे हैं। आपने अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है ताकि आपके बढ़ते हुए खजाने की रक्षा हो सके। इसके बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि आप अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पर्स में रखा धन कंजूस आदमी को संतुष्ट करता है, लेकिन इससे आमदनी नहीं बढ़ती है। अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है। उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम दौलतमंद बनेंगे। हम अपने धन या बचत से मेहनत कैसे करवा सकते हैं? निवेश करके। मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण था और उसमें मेरी सारी बचत डूब गई थी। वह कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने अपना पहला लाभकारी निवेश तब किया जब मैंने ढाल बनाने वाले अकबर को कर्ज दिया। वह ढाल बनाने के लिए हर साल समुद्र पार से बहुत सारा कांसा खरीदता था। चूंकि इतना कांसा खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी, इसलिए वह उन लोगों से उधार ले लेता था जिनके पास अतिरिक्त धन होता था। अकबर एक सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति था। जब उसकी ढालें बिक जाती थी तो वह अपना कर्ज तो चुकाता ही था, उस पर उदारता से ब्याज भी देता था। उसे दूसरा कर्ज देते समय मैं उसके चुकाए गए ब्याज को भी कर्ज में जोड़ देता था। इस तरह से न सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ती थी बल्कि मेरी आमदनी भी बढ़ जाती थी। जब मेरी पूंजी सूद समेत मेरे पर्स में लौटती थी तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूँ, दौलत पर्स में खनखना रहे सिक्कों से नहीं बनती है। दौलत तो निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है। दौलत का अर्थ धन की वह धारा है जो लगातार पर्स में बहकर आती है और उसे हमेशा मोटा करती रहती है। हर इंसान यही तो चाहता है। आप में से हर एक की भी यही इच्छा तो है कि आपके पर्स में आमदनी लगातार आती रहे, भले ही आप मेहनत करें या कहीं सैर सपाटे पर चले जाएं। मेरी आमदनी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि मुझे बहुत अमीर आदमी कहा जाता है। अकबर को मैंने जो कर्ज दिया था वह लाभकारी निवेश के क्षेत्र में मेरा पहला प्रशिक्षण था। इस अनुभव से मुझे जो ज्ञान हासिल हुआ वह मेरे बहुत काम आया। मेरी जमा पूंजी बढ़ने पर मैंने दूसरों को भी कर्ज दिया और लगातार निवेश करता रहा। पहले तो कुछ जगहों से और बाद में बहुत सी जगहों से मेरे पर्स में धन की सुनहरी धाराएं बहकर आने लगी, जिनका मैं अपनी सूझबूझ से मनचाहा प्रयोग कर सकता था। देखिए, अपनी छोटी सी आमदनी से मैंने सुनहरे सेवकों की सेना तैयार कर ली, जिनमें से हर सिक्का या सैनिक मेरे लिए काम करता था और धन कमाता था। उन्हीं की तरह उनकी संतानें भी मेरे लिए काम करती थी और फिर उनकी संतानें, जब तक कि उनके संयुक्त प्रयासों से मुझे काफ़ी आमदनी नहीं होने लगी। जब आमदनी अच्छी हो तो धन तेजी से बढ़ता है, जैसा आप इस उदाहरण में देखेंगे। एक किसान ने अपने पहले पुत्र के जन्म के समय एक साहूकार के पास चांदी के 10 सिक्के ब्याज पर जमा करा दिए। उसने साहूकार से कहा कि जब उसका पुत्र 20 साल का हो जाए तो वह मूलधन को सूद सहित वापस लौटा दे। साहूकार हर 4 साल में 25% ब्याज देने के लिए तैयार हो गया।
किसान अपने पुत्र के लिए यह धन अलग रख रहा था, इसलिए उसने साहूकार से कहा कि वह ब्याज को भी मूलधन में जोड़ता रहे। जब वह लड़का 20 साल का हुआ तो किसान हर बार फिर साहूकार के पास गया और अपनी जमा की गई राशि के बारे में पूछताछ की। साहूकार ने बताया कि चूंकि उसकी रकम चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रही थी, इसलिए उसने चांदी के जो 10 सिक्के जमा किए थे वे अब बढ़कर 30.5 सिक्के हो गए हैं। यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। चूंकि उसके पुत्र को अभी धन की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने वह धन साहूकार के पास ही जमा रहने दिया। जब पुत्र 50 साल का हुआ, इस दौरान उसका पिता इस दुनिया से जा चुका था, तो साहूकार ने हिसाब चुकाते हुए पुत्र को चांदी के 175 सिक्के दिए। इस तरह 50 साल में यह निवेश चक्रवर्ती ब्याज के कारण लगभग 17 गुना बढ़ गया। यह खाली पर्स का तीसरा इलाज है। हर सिक्के से मेहनत करवाते रहें जब तक कि यह और सिक्के पैदा न करे। ठीक उसी तरह जिस तरह मवेशी करते हैं, यह सुनिश्चित करें कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बहकर आती रहे। चौथा इलाज, अपनी पूंजी की रक्षा करें। अरकाद ने चौथे दिन अपनी कक्षा से कहा, दुर्भाग्य को चमकता निशाना अच्छा लगता है। इंसान को अपने पर्स में रखे धन की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो धन उसके पास से चला जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले वह छोटी रकम को सुरक्षित रखना सीखें। तभी देवताओं को यह विश्वास होगा कि हम बड़ी रकम को सुरक्षित रख पाएंगे। जिसके भी पास धन होता है उसके सामने बहुत से प्रलोभन आते हैं। उसे कई ऐसे अवसर ललचाते हैं जब उसे लगता है कि वह बहुत अच्छी योजनाओं में निवेश करके बहुत लाभ कमा सकता है। अक्सर उसके मित्र और रिश्तेदार ऐसे निवेशों में उत्साह से प्रवेश करते हैं और उसे भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। निवेश का पहला दमदार नियम है आपके मूलधन की सुरक्षा। अगर मूलधन के चले जाने का खतरा हो तो क्या ज़्यादा कमाई के लालच में पड़ना समझदारी है? मुझे इसमें जरा भी समझदारी नज़र नहीं आती है। अगर आप इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं तो इसकी सज़ा यह होगी कि शायद आप अपना मूलधन भी गंवा दें। अपनी जमा पूंजी का निवेश करने से पहले सावधानी से जांच पड़ताल करें। पहले पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि आपकी पूंजी सुरक्षित लौट आएगी। फटाफट अमीर बनने की हवाई इच्छाओं से गलत दिशा में न चले जाएं। किसी व्यक्ति को कर्ज देने से पहले आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें कर्ज चुकाने की सामर्थ्य है। यह भी देख लें कि कर्ज चुकाने के बारे में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, ताकि कहीं अनजाने में आप उसे अपनी मेहनत की कमाई तोहफे में न दे रहे हों। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले अपने मूलधन पर मंडराने वाले खतरों के बारे में जान लें। मेरा पहला निवेश दोषपूर्ण और दुखद था। 1 साल तक मैंने मेहनत से जो पैसा बचाया था उसे मैंने अजमर नामक ईंट बनाने वाले को दे दिया था, जो दूर देशों की यात्रा पर जा रहा था। वह इस बात के लिए तैयार हो गया कि वह टायर से मेरे लिए फिनिशियंस के दुर्लभ रत्न खरीद लाएगा। हमारी योजना यह थी कि हम उन रत्नों को ज़्यादा दामों पर बेचकर मुनाफे को आपस में बांट लेंगे। फिनिशियन बदमाश थे और उन्होंने अजमर को रत्नों के बजाय कांच के टुकड़े पकड़ा दिए। मेरी पूरी जमा पूंजी चली गई थी। आज मेरे पास इतना ज्ञान आ चुका है कि मैं तत्काल समझ लूँगा कि रत्न खरीदने के लिए ईंट बनाने वाले पर भरोसा करना मूर्खता है। मैं अपने अनुभवों की समझदारी से आपको यह सलाह देना चाहता हूँ, अति आत्मविश्वास में आकर अपनी पूंजी का ऐसी जगह पर निवेश न करें जहाँ उसके डूबने का खतरा हो। बेहतर यह है कि आप धन के प्रबंधन में अनुभवी लोगों की समझदारी भरी सलाह लें। इस तरह की सलाह मांगने पर मुफ्त मिल जाती है। हो सकता है यह सलाह उतनी ही मूल्यवान साबित हो जितनी रकम का आप निवेश करने जा रहे हैं। सच तो यह है कि अगर यह सलाह आपकी पूंजी को डूबने से बचाती है तो यह आपकी पूंजी जितनी ही मूल्यवान होती है। यह खाली पर्स का चौथा इलाज है। यह इलाज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्स के भर जाने के बाद यह उसे खाली होने से बचाता है। अपनी जमा पूंजी को नुकसान से बचाएं। सिर्फ वहीं निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे, जहां आप जब चाहें उसे दोबारा वापस पा सकें और जहां आपको उचित ब्याज लगातार मिलता रहे।
बुद्धिमान लोगों से सलाह लें। धन के लाभकारी प्रबंधन में अनुभवी लोगों से सलाह लें। असुरक्षित निवेशों से अपने धन की बुद्धिमत्तापूर्वक रक्षा करें। 5वां इलाज, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। अरकाद ने अपनी कक्षा को 5वां सबक सिखाते हुए कहा, इंसान अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इसलिए अलग रखता है ताकि वह भविष्य में जीवन का आनंद ले सके। बहरहाल, अगर वह अपनी आमदनी के बचे हुए 9 हिस्सों में से कुछ बचा सके और उसका लाभकारी निवेश कर सके तो उसका खजाना ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। बेबीलोन के बहुत से लोग अपने परिवारों के साथ किराए के मकानों में रहते हैं। हालांकि उनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं रहता है। वे हर महीने किराए के रूप में मकान मालिक को बहुत सा धन देते हैं। अक्सर उनके मकानों में बाग बगीचे के लिए जगह नहीं होती है। उनकी पत्नियां पेड़ पौधे नहीं लगा पाती है जिनसे हर औरत को खुशी मिलती है। उन मकानों में बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं होती है, इसलिए वे गंदी गलियों में खेलते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति का परिवार तब तक पूरी जिंदगी का आनंद नहीं ले सकता जब तक कि उसके मकान में इतनी जगह न हो कि उसके बच्चे साफ सुथरी धरती पर खेल सकें और उसकी पत्नी न सिर्फ सुंदर फूल उगा सकें बल्कि परिवार को खिलाने के लिए अच्छी सब्जियां भी उगा सकें। अपने पेड़ों के अंजीर और अंगूर खाकर हर इंसान खुश होता है। अपने घर का स्वामी बनने में उसे गर्व का एहसास होता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने सभी प्रयासों में ज़्यादा मेहनत करता है। इसलिए मैं यह सलाह देता हूँ कि हर आदमी के पास अपना खुद का मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सकें। अपने घर का मालिक बनना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। जिस व्यक्ति में भी इच्छा शक्ति हो वह ऐसा कर सकता है। हमारे महान सम्राट ने बेबीलोन की दीवारों को इतनी दूर तक फैला लिया है कि इसके भीतर बहुत सी खाली जमीन पड़ी है जिसे बहुत उचित कीमत पर खरीदा जा सकता है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ कि साहूकार खुशी खुशी उन लोगों को उधार दे देते हैं जो अपने परिवार के लिए जमीन और मकान खरीदना चाहते हैं। इस नेक काम के लिए आपको रकम आसानी से उधार मिल जाएगी। आप ईंट बनाने वाले और मकान बनाने वाले को पैसे देने के लिए उधार ले सकते हैं, बशर्ते आप अपनी तरफ से भी थोड़ी सी जमा पूंजी लगाएं और यह विश्वास दिला दें कि आप कर्ज चुका सकते हैं। तब आपको सच्ची खुशी का एहसास होगा क्योंकि आप एक बहुत मूल्यवान जायदाद के स्वामी बन जाएंगे और उस पर आपका इकलौता खर्च यह होगा कि आपको सम्राट को टैक्स देना होगा। इसके अलावा आपकी पत्नी आपके कपड़े धोने के लिए ज़्यादा बार नदी तक जाएंगी ताकि हर बार लौटते समय वह पौधों में डालने के लिए एक मशक पानी ले सके। इस तरह गृहस्वामी बनने वाले व्यक्ति को बहुत से लाभ होते हैं। इससे उसका खर्च भी बहुत कम हो जाता है। इससे उसकी आमदनी का अधिक हिस्सा उसकी इच्छाओं की संतुष्टि तथा आनंद के लिए उपलब्ध होता है। यह खाली पर्स का 5वां इलाज है। अपने घर के मालिक बने। 6वां इलाज, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। अरकाद ने अपनी कक्षा को 6वें दिन संबोधित करते हुए कहा, हर व्यक्ति की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है। यह जिंदगी का मार्ग है और इस पर हर एक को चलना पड़ता है जब तक कि देवता उसे असमय ही अपने पास न बुला लें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इंसान को अपने भविष्य या बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेना चाहिए। इसके अलावा उसे इस बात की भी व्यवस्था कर लेना चाहिए कि अगर वह इस दुनिया में न रहे तो भी उसके परिवार को सहारा तथा आराम मिलता रहे। आज का सबक आपको सिखाएगा कि बुढ़ापे में भी आपका पर्स कैसे भरा रह सकता है। धन के नियमों के ज्ञान से जो व्यक्ति धन इकट्ठा कर लेता है उसे अपने भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेशों की योजना बनाना चाहिए जो कई साल तक सुरक्षित रूप से बढ़ते रहें और ज़रूरत के समय काम आए, जिसकी उसने समझदारी से पहले ही कल्पना कर ली थी। इंसान कई तरीकों से अपने भविष्य के लिए धन को सुरक्षित रख सकता है। वह अपने खजाने को किसी गुप्त जगह पर जमीन में गाड़ सकता है, परंतु चाहे खजाने को कितनी भी चतुराई से छुपाया गया हो, अंत में चोर उसे लूट कर ले जाएंगे। इस वजह से मैं इस योजना की सलाह नहीं देता हूँ। भविष्य के लिए धन सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इंसान घर या ज़मीन खरीद सकता है,
अगर समझदारी से घर या जमीन को चुना जाए ताकि भविष्य में भी उसकी उपयोगिता तथा मूल्य में वृद्धि हो, तो ऐसा करना लाभकारी है। भविष्य में इस जायदाद को बेचकर अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा इंसान नियमित रूप से साहूकार के पास छोटी छोटी राशियां जमा करके अपने धन को बढ़ा सकता है। साहूकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज जब मूलधन में जुड़ जाएगा तो धनराशि बहुत बढ़ जाएगी। मैं आसन नाम के मोची को जानता हूँ। कुछ समय पहले उसने मुझे बताया था कि 8 साल से हर सप्ताह वह साहूकार के पास चांदी के 2 सिक्के जमा कर रहा है। साहूकार ने उसे हाल ही में उसका हिसाब बताया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उसने जो छोटी छोटी राशियां जमा की थी वे हर 4 साल में 25% ब्याज की आम दर से बढ़कर अब चांदी के 1040 सिक्कों में बदल गई है। मैंने खुश होकर उसे आगे भी बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने अंकों के ज्ञान से मैंने उसे बताया कि अगर वह 12 साल तक हर हफ्ते चांदी के 2 सिक्के जमा करता रहेगा तो साहूकार उसे चांदी के 4000 सिक्के देगा और इतनी रकम उसकी पूरी जिंदगी के खर्च के लिए पर्याप्त होगी। जब नियमित रूप से जमा करने पर छोटी राशि इतने लाभकारी परिणाम देती है तो किसी व्यक्ति का व्यवसाय या निवेश कितना ही समृद्ध हो, उसे यह व्यवस्था कर लेना चाहिए कि उसके बुढ़ापे और परिवार की रक्षा के लिए पर्याप्त दौलत हो। मेरी इच्छा होती है कि मैं इसके बारे में और भी कुछ कहूँ। मेरा यह विश्वास है कि किसी दिन समझदारी से सोचने वाले लोग मौत के खिलाफ परिवार को सुरक्षित रखने की योजनाएं बनाएंगे। इस योजना में बहुत से लोग नियमित रूप से छोटी सी राशि जमा करेंगे और उस जमा राशि से एक अच्छी रकम मृत सदस्य के परिवार को दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो और मैं ऐसा करने की प्रबल सलाह देता हूं, परंतु आज यह संभव नहीं है क्योंकि यह काम किसी इंसान या पार्टनरशिप की जिंदगी तक सीमित नहीं है। इस तरह की योजना को सम्राट के सिंहासन की तरह स्थिर होना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी दिन इस तरह की योजना बनेगी और यह बहुत से लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि सिर्फ पहले छोटे भुगतान के बाद ही व्यक्ति के मर जाने पर उसके परिवार के लिए दौलत की व्यवस्था हो जाएगी। परंतु चूंकि हमारे समय में इस तरह की योजना नहीं है और हमारे जीवन काल में ऐसी योजना होगी भी नहीं, इसलिए हमें अपने संसाधनों का लाभ उठाकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के दूसरे तरीके खोजना चाहिए। इसी वजह से मैं सब लोगों को सुझाव देता हूँ कि वे अच्छी तरह सोचकर समझदारीपूर्ण तरीकों से अपने बुढ़ापे के लिए धन की व्यवस्था कर लें, क्योंकि जब कोई आदमी कमा नहीं सके या जब परिवार का मुखिया चला जाए तो खाली पर्स बहुत दुख का कारण बन जाता है। तो खाली पर्स का 6वां इलाज है अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर लें। 7वां इलाज, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। अरकाद ने 7वें दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आपको खाली पर्स का एक सटीक उपचार बताने जा रहा हूँ, परंतु आज मैं धन के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में बातें करूँगा, जो अलग अलग रंगों के कपड़ों में मेरे सामने बैठे हैं। मैं इंसान के दिमाग और जिंदगी की उन चीज़ों के बारे में बातें करूँगा जो उसकी सफलता के समर्थन या विरोध में काम करती है। कुछ समय पहले एक युवक मेरे पास उधार मांगने आया। जब मैंने उससे पूछा कि उसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसने जवाब दिया कि उसके खर्च उसकी आमदनी से ज़्यादा है। इस पर मैंने उससे कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी साहूकार उसे कर्ज नहीं देगा जब तक कि उसके पास अतिरिक्त धन कमाने की क्षमता न हो जिससे वह अपना कर्ज चुका सके। मैंने उससे कहा, तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ाना चाहिए। कमाने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया है? युवक ने कहा, मैंने वह सब किया है जो मैं कर सकता हूँ। 2 महीनों में 6 बार मैंने अपने मालिक के पास जाकर अपनी तनख्वाह बढ़ाने का आग्रह किया, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। कोई भी व्यक्ति इससे ज़्यादा बार यह अनुरोध नहीं कर सकता। हम उसके भोलेपन पर हंस सकते हैं, परंतु उस युवक में आमदनी को बढ़ाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण गुण था। उसमें ज़्यादा कमाने की प्रबल इच्छा थी, जो बहुत उचित और सराहनीय है।
उपलब्धि से पहले उसकी इच्छा होना चाहिए। आपकी इच्छाएं प्रबल और निश्चित होनी चाहिए। सामान्य इच्छाएं सिर्फ कमज़ोर चाहत होती है। अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, परंतु जिस व्यक्ति में 5 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की इच्छा है, उसकी इच्छा निश्चित है और वह इसे पूरा कर सकता है। जब वह इसे हासिल करने के लिए लक्ष्य की शक्ति का प्रयोग करेगा और सफल हो जाएगा, तो अगली बार वह 10 स्वर्ण मुद्राएं कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर सकता है, फिर 20 मुद्राओं के लिए और बाद में 1000 मुद्राओं के लिए, और देखते ही देखते वह अमीर बन जाएगा। अपनी एक निश्चित छोटी इच्छा को पूरी करना सीखकर उसने बड़ी इच्छा पूरी करने का प्रशिक्षण पा लिया है। इसी प्रक्रिया से दौलत हासिल की जाती है, पहले छोटी राशि फिर उससे बड़ी राशि, जब तक कि इंसान सीख कर ज़्यादा सक्षम नहीं बन जाता। इच्छाएं आसान और निश्चित होना चाहिए। अगर वे बहुत ज़्यादा या बहुत जटिल हों या ऐसी हों जिन्हें हासिल करने का प्रशिक्षण उस व्यक्ति के पास न हो, तो सफलता नहीं मिलती है। जब मनुष्य अपने काम में ज़्यादा कुशल बनता है तो वह अपनी कमाने की क्षमता को भी बढ़ा लेता है। जब मैं गरीब नकल नवीस था तो हर दिन कुछ सिक्कों के बदले में मृदा पत्र लिखता था, तो मैंने देखा कि कुछ नकल नवीस मुझसे ज़्यादा काम करते थे और इस कारण उन्हें मुझसे ज़्यादा आमदनी होती थी। इसलिए मैंने यह संकल्प किया कि मैं भी उनके जितना काम करूँगा। उनका ज़्यादा सफल होने के कारण जानने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। मैंने अपने काम में ज़्यादा रुचि ली, एकाग्रता से काम किया, अपने प्रयास में ज़्यादा लगन का प्रयोग किया और देखते ही देखते मैं जितने मृदा पत्रों पर लिखता था, बहुत कम लोग उससे ज़्यादा लिख सकते थे। जल्दी ही मुझे अपनी बढ़ी हुई क्षमता की वजह से पुरस्कार मिला। अपनी क्षमता बढ़वाने के लिए मुझे अपने मालिकों के पास 6 बार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमारे पास जितना ज्ञान होता है हम उतना ही ज़्यादा कमा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कला में ज़्यादा निपुणता हासिल करने की कोशिश करता है उसे उसके अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। अगर वह कारीगर है तो वह अपने व्यवसाय में सर्वाधिक योग्य व्यक्ति से सीख सकता है। अगर वह कानून या उपचार के क्षेत्र में मेहनत करता है तो वह अपने व्यवसाय के बाकी लोगों से विचार विमर्श कर सकता है या उनकी सलाह ले सकता है। अगर वह व्यापारी है तो वह लगातार अच्छी चीज़ों की तलाश कर सकता है जिन्हें कम कीमतों पर खरीदा जा सके। मनुष्य की स्थितियाँ हमेशा बदलती और सुधरती रहती है, क्योंकि बुद्धिमान लोग नई योग्यताएं सीखते रहते हैं ताकि वे बेहतर ढंग से उनकी सेवा कर सके, जिनके संरक्षण पर उनकी प्रगति निर्भर है। इसलिए मैं सभी व्यक्तियों से आग्रह करता हूँ कि वे प्रगति की पहली कतार में खड़े रहें और स्थिर न रहें, क्योंकि स्थिर खड़े रहने पर वे पीछे रह जाएंगे। बहुत सी चीज़ें इंसान की जिंदगी को लाभकारी अनुभव से समृद्ध बनाती है। अगर किसी इंसान में आत्मसम्मान है तो उसे आगे बताए गए काम करना चाहिए। उसे अपना कर्ज यथासंभव शीघ्रता से चुकाना चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए जिनका वह भुगतान न कर पाए। उसे अपने परिवार की अच्छी देखभाल करना चाहिए ताकि वे उसके बारे में अच्छे विचार रखें और अच्छी बातें कहें। उसे अपनी वसीयत कर देना चाहिए ताकि जब देवता उसे अपने पास बुला लें तो उसकी जायदाद का उचित और गरिमापूर्ण बंटवारा हो सके। उसे दुर्भाग्य के शिकार लोगों पर दया करना चाहिए और तार्किक सीमाओं के भीतर उनकी मदद करना चाहिए। उसे अपने प्रियजनों के प्रति विचारपूर्वक काम करना चाहिए। इस तरह खाली पर्स का 7वां और अंतिम इलाज है अपनी शक्तियों का विकास करना, अधिक बुद्धिमान तथा योग्य बनने के लिए अध्ययन करना, आत्मसम्मान से काम करना। ऐसा करने पर आप में यह आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप सावधानीपूर्वक सोची गई इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो खाली पर्स के 7 इलाज ये है जो मैंने लंबे और सफल जीवन के अनुभव से सीखे हैं। मैं दौलत चाहने वाले सभी लोगों से इन पर अमल करने का आग्रह करता हूँ। मेरे मित्रों, बेबीलोन में इतना सोना भरा पड़ा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर सबके लिए प्रचुर दौलत है। आगे बढ़ें और इन सच्चाइयों पर अमल करें ताकि आप समृद्ध और दौलतमंद बन सकें, जो आपका अधिकार है। आगे बढ़ें और इन सच्चाइयों को दूसरे लोगों को भी सिखाएं ताकि हमारे सम्राट का हर सम्मानित नागरिक हमारे प्रिय शहर की
अपार दौलत में सहभागी बन सकें। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। अध्याय 4 सौभाग्य की देवी से मिलें। hindiaudiobook.com। अगर कोई इंसान भाग्यशाली है तो उसके सौभाग्य की सीमा के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर उसे नदी में भी फेंक दिया जाए तो न सिर्फ वह तैरकर बाहर निकल आएगा बल्कि उसके हाथ में एक मोती भी होगा। बेबीलोन की कहावत। हर व्यक्ति सौभाग्यशाली बनना चाहता है। आज से 4000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन में भी मनुष्यों के मन में सौभाग्यशाली बनने की इच्छा इतनी प्रबल थी जितनी आज के इंसान के मन में है। हम सब चाहते हैं कि सौभाग्य की चंचल देवी हम पर मेहरबान हो जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे हम उस देवी को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और उसके कृपा पात्र बन सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे न सिर्फ हम उस देवी का ध्यान खींच सकें बल्कि उसके उदार वरदान भी पा सकें? क्या सौभाग्यशाली बनने का कोई तरीका है? प्राचीन बेबीलोन के व्यक्तियों के मन में भी यही सवाल उठा। उन्होंने यह पता लगाने का फैसला किया। वे चतुर और विचारवान थे। इसी वजह से उनका शहर अपने समय का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहर बना। उस पुराने समय में स्कूल या कॉलेज नहीं थे। बहरहाल बेबीलोन में ज्ञान का एक केंद्र था और वह सैद्धांतिक नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिक था। बेबीलोन की ऊंची इमारतों में एक इमारत सम्राट के महल, हैंगिंग गार्डन और देवी देवताओं के मंदिरों जितनी महत्वपूर्ण थी। आपको इतिहास की पुस्तकों में इसका बहुत कम जिक्र मिलेगा। इस बात की बहुत संभावना है कि आपको इसका जिक्र मिलेगा ही नहीं। बहरहाल इस इमारत का उस युग के चिंतन पर बहुत प्रबल असर हुआ। यह इमारत ज्ञान का मंदिर थी जहां स्वयंसेवी शिक्षक ज्ञान प्रदान करते थे। यहां सार्वजनिक रुचि के विषयों पर खुले मंच पर विचार विमर्श होता था। इसकी दीवारों के भीतर सभी व्यक्ति बराबर होते थे। सबसे गरीब सेवक भी अपने तर्कों से शाही घराने के राजकुमार के विचारों को गलत साबित कर सकता था। ज्ञान के मंदिर में कई लोग नियमित रूप से जाते थे। इनमें से एक अर्काद नामक बुद्धिमान आदमी था जिसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहा जाता था। उसका अपना विशेष हाल था जहां लगभग हर शाम को बहुत से लोग रोचक विषयों पर चर्चा और बहस करने के लिए इकट्ठे होते थे। इन लोगों में कुछ वृद्ध और कुछ युवा भी थे, परंतु अधिकांश अधेड़ थे। बेहतर होगा कि हम उनकी बातें सुनें ताकि हम यह जान सकें कि क्या वे सौभाग्य या खुशकिस्मती को आकर्षित करने का तरीका जानते थे। जब अर्काद अपने मंच पर आया तो सूरज रेगिस्तानी धूल की धुंध के बीच आग की बड़ी लाल गेंद की तरह चमकते हुए अभी अभी डूबा था। 80 लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे और फर्श पर बिछे कालीनों पर बैठे हुए थे। बाकी लोग आते जा रहे थे। अर्काद ने पूछा, आज शाम को हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? थोड़े संकोच के बाद कपड़े बुनने वाले एक लंबे व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं चाहता हूं कि एक खास विषय पर चर्चा हो, परंतु मैं इसे बताने से डरता हूं। अर्काद कि कहीं यह आपको और आपके मित्रों को मूर्खतापूर्ण न लगे। जब अर्काद और बाकी लोगों ने उससे वह विषय बताने का आग्रह किया तो उसने कहा, आज के दिन मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मुझे स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक पर्स मिल गया। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं हमेशा खुशकिस्मत रहूं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की यही इच्छा होगी। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि हम इस विषय पर बहस करें कि सौभाग्य या खुशकिस्मती को कैसे आकर्षित किया जाता है ताकि हम खुशकिस्मत बनने के तरीके खोज सकें। अर्काद ने कहा, यह बहुत ही रोचक विषय है। इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए अच्छी किस्मत का मतलब संयोग या अकस्मात घटना है जो बिना किसी उद्देश्य या कारण के हो सकती है। बाकी लोगों को यह विश्वास होता है कि हमारी खुशकिस्मती हमारी सबसे उदार देवी अष्टर की कृपा पर निर्भर है, जो उन लोगों को उदारतापूर्वक पुरस्कार देती है जो उसे खुश करते हैं। मित्रों, आप लोगों की क्या राय है? क्या हम यह पता लगाएं कि हम किन तरीकों से खुशकिस्मती को आकर्षित कर सकते हैं ताकि हम सब खुशकिस्मत बन सकें? हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा, उत्सुक श्रोताओं के बढ़ते समूह ने जवाब दिया।
इस पर अरकाद ने आगे कहा, चर्चा शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप में से किन लोगों को हमारे मित्र कपड़ों के बुनकर की तरह के अनुभव हुए हैं जब उन्हें बिना कोशिश के बहुमूल्य खजाने या रत्न मिले हों। एक चुप्पी छा गई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, परंतु कोई भी कुछ नहीं बोला। अरकाद ने पूछा, क्या ऐसा और किसी के साथ नहीं हुआ? फिर तो इस तरह की खुशकिस्मती बहुत ही दुर्लभ होगी। अगर आप में से कोई यह सुझाव दे कि हम अपनी खोज कहां से शुरू करें। अच्छे कपड़े पहने हुए एक युवक ने कहा, मैं बताता हूं। जब कोई व्यक्ति खुशकिस्मती के बारे में बातें करता है तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि उसके विचार जुए की टेबल की ओर मुड़ें? क्या वहां हमें ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो जीतने के लिए देवी की कृपा चाहते हैं? उसके बैठने के बाद एक आवाज सुनाई दी, रुको मत, अपनी बात पूरी करो। हमें बताओ, क्या जुए की टेबल पर देवी ने तुम पर कृपा की? क्या क्यूब में लाल हिस्सा ऊपर आया था और तुमने जुए घर के मालिक से ढेर सारा धन जीता था? या फिर क्यूब का नीला हिस्सा ऊपर आया था जिससे जुए घर का मालिक तुम्हारा मेहनत से कमाया गया धन बटोर कर ले गया था? युवक ने हंसकर जवाब दिया, मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि सौभाग्य की देवी को तो शायद यह मालूम ही नहीं था कि मैं वहां पर था, परंतु आप में से बाकी लोगों के साथ तो ऐसा हुआ होगा। क्या आपने पाया है कि देवी ऐसी जगहों पर आपका इंतजार कर रही थी और क्यूब को फायदे के लिए पलट रही थी? हम यह सुनने और सीखने के लिए उत्सुक हैं। अरकाद ने कहा, बहुत ही समझदारीपूर्ण शुरुआत है। हम यहाँ हर प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जुए की टेबल को नजरअंदाज करना अधिकांश लोगों की उस प्रबल भावना को नजरअंदाज करना है जिसमें व्यक्ति कुछ चांदी के सिक्के दांव पर लगाने के बाद ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं जीतने की आशा करता है। एक अन्य श्रोता ने कहा, इससे मुझे कल की घुड़दौड़ की याद आ गई। अगर सौभाग्य की देवी जुए घर में मिल सकती है तो निश्चित रूप से वह घुड़दौड़ों को भी नजरअंदाज नहीं करती होगी, जहां सजे हुए रथ और तेज गति से दौड़ते घोड़े बहुत ज्यादा रोमांच प्रदान करते हैं। अरकाद, हमें ईमानदारी से बताएं कि क्या उसने आपके कान में धीरे से यह फुसफुसा दिया था कि आप कल निनेवे के भूरे घोड़ों पर अपना दांव लगाएंगे? मैं आपके पीठ पीछे ही खड़ा था और जब मैंने सुना कि आप उस भूरे घोड़ों पर दांव लगा रहे हैं तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हम सब जानते हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, कि निष्पक्ष दौड़ में पूरे एसीरिया में कोई भी घोड़ा हमारे प्रिय घोड़ों को नहीं हरा सकता। क्या देवी ने आपके कान में चुपके से कह दिया था कि भूरे घोड़ों पर दांव लगा दो? क्योंकि आखिरी चक्कर के अंदर वाला काला घोड़ा लड़खड़ा गया था, जिससे हमारे घोड़ों की राह में बाधा आ गई और भूरे घोड़े रेस में जीत गए, हालांकि वे इस योग्य नहीं थे। अरकाद ने इस ठिठोली पर मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास यह महसूस करने का क्या कारण है कि सौभाग्य की देवी घुड़दौड़ में किसी व्यक्ति के दांव में इतनी रुचि लेंगी? मेरे लिए वे प्रेम और गरिमा की देवी है, जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और योग्य लोगों को पुरस्कार देती है। मैं जुए घर या घुड़दौड़ों में उनकी तलाश नहीं करता हूं, जहां ज्यादातर लोग धन कमाने के बजाय कमाते हैं। इसके बजाय मैं दूसरी जगहों पर उनकी तलाश करता हूं, जहां इंसानों के काम ज्यादा महत्वपूर्ण और पुरस्कार के योग्य होते हैं। चाहे खेती हो या ईमानदारी से किया जाने वाला व्यवसाय, सभी कामों में इंसान के पास अपनी कोशिशों और सौदों के लाभ कमाने का अवसर होता है। शायद हमेशा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार उसका निर्णय गलत हो सकता है और कई बार हवाएं और मौसम उसकी कोशिशों पर पानी फेर सकते हैं। बहरहाल, अगर उसमें लगन होगी तो आमतौर पर उसे हमेशा लाभ होगा, क्योंकि लाभ का अवसर हमेशा उसके पक्ष में होता है। परंतु जब कोई व्यक्ति जुए की टेबल पर जुआ खेलता है तो स्थिति उल्टी होती है। यहां पर लाभ का अवसर हमेशा जुए घर के मालिक के पक्ष में होता है। जुआ इस तरह से खिलाया जाता है ताकि वह हमेशा मालिक के पक्ष में रहे। यह उसका व्यवसाय है, जिसमें वह खिलाड़ियों के दांव से लाभ कमाने की योजना बनाता है। जुआ खेलने वाले बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि जुए घर के मालिक का लाभ कितना सुनिश्चित होता है और उसके जीतने की संभावना कितनी निश्चित होती है। उदाहरण के लिए,
हम क्यूब पर लगाए गए दांवों के बारे में विचार करें। जब भी इसे फेंका जाता है तो हम इस बात पर दांव लगाते हैं कि कौन सा हिस्सा सबसे ऊपर आएगा। लाल हिस्सा आने पर जुए घर का मालिक हमें दांव पर लगे धन का 4 गुना देगा। परंतु अगर बाकी 5 हिस्सों में से कोई भी हिस्सा ऊपर आता है तो हमने दांव पर जो पैसा लगाया था वह डूब जाएगा। इस तरह हर दांव में हमारे हारने की संभावना 5 गुनी है, परंतु मालिक जीतने पर सिर्फ 4 गुना पैसा देता है, इसलिए हमारे जीतने की संभावना 4 गुनी है। एक रात के खेल में जुए घर का मालिक दांव पर लगाए गए पूरे धन का 5वां हिस्सा या 20% लाभ में कमाने की उम्मीद कर सकता है। जब स्थिति इस प्रकार की हो जिसमें व्यक्ति अपने लगाए गए सभी दावों पर 20% धन गंवा दे तो वह सिर्फ कभी कभार ही जीतने की उम्मीद कर सकता है। एक श्रोता ने कहा, बहरहाल कई बार कुछ लोग बहुत बड़ी रकम जीत लेते हैं। अरकाद ने कहा, हाँ ऐसा भी होता है। सवाल यह है कि क्या उन खुशकिस्मत लोगों के लिए इस तरह से हासिल किए गए धन का कोई स्थायी महत्व है? मैं बेबीलोन के कई सफल लोगों को जानता हूं, परंतु उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी सफलता की शुरुआत जुए घर की टेबल से की हो। आप लोग भी कई धनवान लोगों को जानते होंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे सफल नागरिकों में से कितने अपनी सफलता की शुरुआत का श्रेय जुए घर को दे सकते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? लंबी खामोशी के बाद एक मस्खरे ने पूछा, क्या हम जुए घर के मालिकों को इस जांच में शामिल कर सकते हैं? अरकाद बोला, अगर आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते तो फिर अपने बारे में कहें। क्या हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो जुए में लगातार जीतते हैं परंतु अपनी आमदनी के लिए इस तरह के स्रोत की सलाह देने में झिझक रहे हैं? इस चुनौती पर पीछे से आह भरने की आवाजें आई और फिर लोग हंसने लगे। अरकाद ने कहा, ऐसा लगता है कि हमें खुशकिस्मती उन जगहों पर नहीं मिलती है जहां देवी अक्सर रहती है, इसलिए अब हम दूसरे क्षेत्रों की तलाश करते हैं। हमने पाया है कि खुशकिस्मती का गुम हो गए पर्स उठाने से कोई संबंध नहीं है, न ही इसका संबंध जुए से है। जहां तक घुड़दौड़ का सवाल है, मैं यह स्वीकार करना चाहता हूं कि मैंने इसमें जितना धन जीता है उससे बहुत ज्यादा धन कमाया है। अब हम अपने व्यवसायों पर विचार करते हैं। जब हम कोई लाभकारी सौदा करते हैं तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि हम इसे खुशकिस्मती मानने के बजाय अपनी मेहनत का उचित पुरस्कार मानते हैं? मैं सोचता हूं कि ऐसा करके हम देवी के उपहारों को नजरअंदाज कर देते हैं। शायद वे सचमुच हमारी मदद करती है, परंतु हम उनकी उदारता के लिए उनके शुक्रगुजार नहीं होते हैं। कौन इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ा सकता है? इस पर एक वृद्ध व्यापारी उठा और अपने सफेद वस्त्र की सिलवटें ठीक करते हुए बोला, अरकाद, आपकी और अपने मित्रों की अनुमति से मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जैसा आपने कहा है, अगर हम अपने व्यापार की सफलता के लिए अपनी मेहनत और योग्यता को श्रेय देते हैं तो उन सफलताओं और बहुत लाभदायक चीजों के बारे में क्यों न सोचें जो हमें लगभग मिलने वाली थी परंतु आखिरी मिनट पर नहीं मिली। अगर वे सचमुच हो जाती तो वे खुशकिस्मती का दुर्लभ उदाहरण होती। चूंकि वे पूर्ण नहीं हो पाई, इसलिए हम उसे अपना उचित पुरस्कार नहीं मान सकते। निश्चित रूप से यहां बैठे कई लोग इस तरह के अनुभव बता सकते होंगे। अरकाद ने सहमत होते हुए कहा, यह समझदारी भरा सुझाव है। खुशकिस्मती आप में से कितनों की मुट्ठी में थी परंतु आखिरी मिनट पर फिसल गई। कई हाथ उठे जिनमें उस व्यापारी का हाथ भी था। अरकाद ने उसे बोलने का मौका दिया। चूंकि आपने ही यह सुझाव दिया है, इसलिए हम सबसे पहले आपके मुंह से इसके बारे में सुनना चाहेंगे। व्यापारी ने कहा, मैं खुशी खुशी अपने जीवन की एक घटना बताऊंगा। इससे आप यह जान जाएंगे कि खुशकिस्मती के करीब आने पर इंसान अंधों की तरह उसे अपने हाथ से निकल जाने देता है, जिससे उसे नुकसान होता है और वह बाद में पछताता है। कई साल पहले मैं युवा था और मेरी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। उन दिनों मैं कमाना शुरू कर रहा था। एक दिन मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं एक योजना में अपने धन का निवेश कर दूं। उनके एक अच्छे मित्र के पुत्र ने भूमि का एक खाली टुकड़ा देखा था जो हमारे शहर की बाहरी दीवारों से ज्यादा दूर नहीं था।
वह टुकड़ा नहर के काफी ऊपर था और वहां पानी नहीं पहुंच सकता था। मेरे पिता के मित्र के पुत्र ने एक योजना बनाई कि वह इस जमीन को खरीद लेगा, बैलों द्वारा चलने वाले 3 बड़े रहट बनाएगा और इस तरह से जीवनदायी पानी को उपजाऊ भूमि तक पहुंचाएगा। उसकी योजना यह थी कि ऐसा करने के बाद वह इस जमीन के प्लाट काट देगा और शहर के नागरिकों को सब्जी उगाने के लिए बेच देगा। मेरे पिता के मित्र के पुत्र के पास इस काम के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मेरी ही तरह उसकी आमदनी भी सामान्य थी। उसके पिता भी मेरे पिता की तरह ही बड़े परिवार और कम संसाधनों वाले थे, इसलिए उसने कुछ लोगों को अपना पार्टनर बनाने का फैसला किया। उसे 12 लोगों की जरूरत थी, जिनमें से हर एक कमाता हो और वह अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उस अभियान में तब तक देने के लिए सहमत हो जब तक कि जमीन बिकने के लिए तैयार न हो। योजना यही थी कि जमीन बिकने के बाद सब लोग अपने निवेश के अनुपात में लाभ को आपस में बांट लेंगे। मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटे तुम अभी जवान हो, मेरी यह प्रबल इच्छा है कि तुम अपने लिए बहुमूल्य जायदाद बना लो ताकि लोग तुम्हारा सम्मान करें। अपने पिता की नासमझी और गलतियों के ज्ञान से लाभ उठाओ। मैंने जवाब दिया, मेरी भी यह प्रबल इच्छा है, तो मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं, वह करो जो मुझे तुम्हारी उम्र में करना चाहिए था। अपनी आमदनी के 10वें हिस्से को लाभकारी निवेशों के लिए अलग रख दो। अपनी आमदनी के इस 10वें हिस्से और इससे मिलने वाले ब्याज की मदद से मेरी पहुंचने से पहले तुम बहुमूल्य उम्र तक जायदाद बना सकते हो। पिताजी, आपने बहुत समझदारी की बात कही है। मैं अमीर बनना चाहता हूं, परंतु मेरी आमदनी के साथ बहुत से खर्चे भी जुड़े हैं, इसलिए मैं आपके सुझाव पर अमल करने से झिझक रहा हूं। मैं अभी जवान हूं, अभी मेरे पास बहुत समय है। तुम्हारी उम्र में मैंने भी यही सोचा था, परंतु देखो साल गुजरते चले गए और मैं शुरुआत भी नहीं कर पाया। अब जमाना बदल गया है पिताजी, मैं आपकी गलतियों से बचूंगा। अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है बेटे, यह तुम्हें एक ऐसा मौका दे रहा है जो दौलत की ओर ले जा सकता है। मेरा तुमसे यही कहना है, देर मत करो। कल सुबह ही मेरे मित्र के पुत्र के पास जाओ और उससे यह सौदा कर लो कि इस निवेश में तुम अपनी 10% आमदनी लगाओगे। तत्काल कल सुबह चले जाना। अवसर किसी का इंतजार नहीं करता। आज यह सामने होता है, परंतु कल दूर चला जाता है, इसलिए देर मत करो। अपने पिता की सलाह के बावजूद मैं झिझकता रहा। पूर्वी देशों से व्यापारी नए सुंदर वस्त्र लाए थे जो इतने आकर्षक और बढ़िया लग रहे थे कि मैंने और मेरी पत्नी ने महसूस किया कि हमें उन्हें खरीद लेना चाहिए। अगर मैं उस अभियान में अपनी 10% आमदनी का निवेश करने के लिए तैयार हो जाता तो हम उन वस्त्रों को नहीं खरीद पाते और कई अन्य आनंदों से वंचित रह जाते जिन्हें हम बहुत चाहते थे। मैंने निर्णय लेने में तब तक देर लगाई जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। बाद में मैं इस पर बहुत पछताया। वह अभियान उम्मीद से ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। मेरी कहानी यह बताती है कि मैंने किस तरह खुशकिस्मती को अपने पास से निकल जाने दिया। रेगिस्तान से आए एक सांवले आदमी ने कहा, इस कहानी में हम देखते हैं कि खुशकिस्मती उस व्यक्ति के पास आती है जो अवसर को स्वीकार करता है। जायदाद बनाने के लिए हमेशा एक शुरुआत करना पड़ती है। शुरू में यह सोने या चांदी के कुछ सिक्कों तक सीमित होती है जिन्हें आदमी अपनी आमदनी में से बचाकर अपना पहला निवेश करता है। मैं खुद कई मवेशियों का मालिक हूं। मवेशी पालने की शुरुआत मैंने बचपन में ही कर दी थी, जब मैंने चांदी के एक सिक्के से एक बछिया खरीदी थी। चूंकि यह मेरी दौलत की शुरुआत थी, इसलिए मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली शुरुआत के बाद जायदाद बनाना खुशकिस्मती से हर इंसान के बूते की बात है। पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। इस कदम को उठाने के बाद इंसान मेहनत से धन कमाने वाले व्यक्ति के बजाय अपने निवेश से लाभ कमाने वाले व्यक्ति में बदल जाता है। सौभाग्य से कुछ लोग कम उम्र में ही यह कदम उठा लेते हैं। इसी वजह से वे आर्थिक क्षेत्र में उन लोगों से ज्यादा सफल हो जाते हैं जो यह कदम बाद में उठाते हैं। वे उन दुर्भाग्यशाली लोगों से भी बहुत ज्यादा सफल होते हैं जो यह कदम कभी नहीं उठाते हैं।
जैसा इस व्यापारी के पिता के साथ हुआ था। अगर मेरे व्यापारी मित्र ने अवसर सामने आने पर अपनी जवानी में यह कदम उठा लिया होता तो आज उसे दुनिया की बहुत सी अच्छी चीजों का वरदान मिला होता। अगर हमारे बुनकर मित्र ने उस समय यह कदम उठा लिया होता तो आज उसके पास काफी दौलत होती। दूसरे देश से आए एक अजनबी ने खड़े होकर कहा, धन्यवाद, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। मैं सीरिया का हूं। मैं आपकी भाषा अच्छी तरह नहीं बोल पाता हूं। मैं इस व्यापारी मित्र को एक नाम से पुकारना चाहता हूं। शायद आप सोचेंगे कि यह शालीन नाम नहीं है, परंतु मैं फिर भी उसे उस नाम से पुकारना चाहता हूं। परंतु मुझे आपकी भाषा का वह शब्द मालूम नहीं है। अगर मैं इसे सीरिया की भाषा में बोलूं तो आप मुझे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मुझे बताएं कि आप उस आदमी को क्या कहते हैं जो अपने लिए फायदेमंद साबित होने वाले कामों को भी टालता रहता है। एक आवाज आई, टालमटोल करने वाला। वही सीरिया के निवासी ने अपने हाथों को रोमांच से लहराते हुए कहा, जब अवसर आता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करता है। वह इंतजार करता है। वह कहता है, मेरे सामने अभी बहुत काम पड़ा है, मैं धीरे धीरे यह काम करूंगा। अवसर इस तरह के ढीले आदमी का इंतजार नहीं करेगा। अवसर सोचता है कि अगर इंसान खुशकिस्मत बनना चाहता है तो उसे तत्काल कदम उठाना चाहिए। अवसर सामने आने पर जो व्यक्ति तत्काल कदम नहीं उठाता है वह हमारे व्यापारी मित्र की तरह टालमटोल करने वाला होता है। व्यापारी उठकर खड़ा हुआ और सिर झुकाकर लोगों की हंसी पर प्रतिक्रिया करते हुए बोला, अजनबी, आप हमारे मेहमान हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं जो आपने सच्ची बात बोलने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। अरकाद ने कहा, खोए हुए अवसर की एक और कहानी हमें कौन सुनाएगा? लाल वस्त्र पहने एक अधेड़ व्यक्ति ने कहा, मैं सुनाऊंगा। मैं मवेशियों का खरीदार हूं, खासतौर पर ऊंटों और घोड़ों का। कई बार मैं भेड़ बकरियां भी खरीद लेता हूं। एक रात को अवसर मेरे सामने अचानक आया जब मैं इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। शायद इसी वजह से मैंने इसे अपने हाथ से फिसल जाने दिया। बेहतर होगा कि फैसला आप ही करें। मैं ऊंट खरीदने के लिए शहर से बाहर गया था। 10 दिनों की निराशाजनक यात्रा के बाद जब मैं लौटा तो मुझे यह देखकर गुस्सा आया कि रात होने की वजह से शहर का द्वार बंद हो चुका था और उस पर ताले भी लग चुके थे। मेरे नौकरों ने रात काटने के लिए तंबू लगाए। बहरहाल हम सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत कम भोजन है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यह रात मुश्किल से कटेगी। उसी समय एक बूढ़ा किसान मेरे पास आया जो शहर के द्वार का ताला बंद होने के कारण हमारी ही तरह बाहर रह गया था। उसने मुझसे कहा, आदरणीय श्रीमान, आपके हुलिये से मुझे लगता है कि आप मवेशियों के खरीदार हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको अपनी बहुत अच्छी भेड़ें बेचना चाहूंगा जिसे मैं अभी अभी लाया हूं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसे बुखार है। मुझे तत्काल लौटना होगा। आप मेरी भेड़ें खरीद लें ताकि मैं और मेरे नौकर ऊंटों पर सवार होकर बिना देर किए तत्काल घर लौट जाएं। इतना अंधेरा था कि मैं उनकी भेड़ों को देख भी नहीं सकता था। हालांकि उनकी आवाज़ों से मैं समझ गया कि रेवड़ बहुत बड़ा होगा। मैंने ऊंटों की तलाश में अपने 10 दिन बर्बाद कर दिए थे, परंतु मुझे अच्छे ऊंट नहीं मिल पाए थे। इसलिए मैं उसके साथ खुशी खुशी सौदेबाजी करने के लिए तैयार हो गया। वह मुश्किल में था, इसलिए उसने बहुत ही वाजिब दाम मांगा। मैंने वह सौदा मंजूर कर लिया क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे नौकर सुबह भेड़ों को हाँककर शहर में ले जाएंगे और उन्हें बेचने से हमें काफी लाभ होगा। सौदा होने के बाद मैंने अपने नौकरों से मशालें लेकर आने को कहा ताकि हम किसान की 900 भेड़ों को गिन सकें। मित्रों, मैं आपको यह वर्णन सुनाकर बोर नहीं करूंगा कि इतनी सारी प्यासी, भूखी और बेचैन भेड़ों को गिनने में हमें कितनी मुश्किलें आई। यह एक असंभव काम साबित हो रहा था। इसलिए मैंने उस किसान से साफ साफ कह दिया कि सुबह होने के बाद मैं भेड़ें गिनूंगा, तभी उसे पैसे दूंगा। उसने आग्रह किया, मेहरबानी करके आप आज रात को मुझे 2/3 कीमत ही दे दें ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। मैं अपने सबसे समझदार और शिक्षित सेवक को आपके पास छोड़ जाऊंगा जो सुबह भेड़ गिनने में आपकी मदद करेगा। वह विश्वसनीय है और आप बाकी का 1/3 पैसा उसे दे सकते हैं।
परंतु मैंने जिद पकड़ ली और रात को पैसे देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही शहर का द्वार खुला और 4 खरीदार भेड़ों की तलाश में बाहर भागते हुए आए। वे बहुत उत्सुक थे और ऊंची कीमतें देने को तैयार थे, क्योंकि शहर पर युद्ध की घेराबंदी का खतरा मंडरा रहा था और भोजन पर्याप्त नहीं था। किसान मुझे जितनी कीमत पर भेड़ें देने के लिए तैयार हुआ था, उससे लगभग 3 गुना ज्यादा कीमत मिली। यह बहुत ही बढ़िया अवसर था जो मैंने अपने हाथों से गंवा दिया। अरकाद ने टिप्पणी की, यह बहुत ही असामान्य कहानी है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? घोड़े की जीन बनाने वाले ने कहा, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें विश्वास हो कि हमारा सौदा समझदारीपूर्ण है तो हमें तत्काल पैसे दे देना चाहिए। अगर सौदा अच्छा है तो आपको दूसरों के अलावा खुद की कमजोरियों से भी अपनी रक्षा करने की जरूरत होती है। इंसानों के विचार बदलते रहते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि हम अपना मन तेजी से बदल लेते हैं और ऐसा तब अधिक होता है जब हम गलत नहीं बल्कि सही होते हैं। गलत निर्णयों के बारे में हम जिद्दी होते हैं, परंतु सही निर्णय लेने के बाद हम हिचकिचाते हैं और अवसर को हाथ से फिसल जाने देते हैं। मेरा पहला निर्णय मेरा सर्वश्रेष्ठ निर्णय होता है, परंतु मैंने हमेशा यह पाया है कि अच्छा सौदा करने के बाद मैं हिचकिचाता हूँ और टालमटोल करता हूँ। इसलिए अपनी कमजोरी से बचने के लिए मैं तत्काल उस सौदे का बयाना दे देता हूँ। इससे मैं खुशकिस्मती के अवसरों को गंवाने के पश्चाताप से बच जाता हूँ। सीरिया के निवासी ने एक बार फिर खड़ा होकर कहा, धन्यवाद। मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, ये कहानियां लगभग एक सी है। हर बार अवसर एक ही कारण से दूर भाग जाता है। हर बार वह टालमटोल करने वाले के पास आता है और एक अच्छी योजना पेश करता है। हर बार टालमटोल करने वाला हिचकता है। वह यह नहीं कहता कि अभी सबसे अच्छा समय है, मैं यह काम तत्काल कर देता हूँ। इसके बजाय वह टालमटोल करता है। आदमी इस तरह सफल कैसे हो सकता है? खरीदार ने कहा, आपके शब्दों में समझदारी है। खुशकिस्मती इन दोनों की कहानियों में टालमटोल करने के कारण दूर भाग गई थी। बहरहाल यह सामान्य नहीं है। टालमटोल करने की प्रवृत्ति सब में होती है। हम दौलत चाहते हैं, परंतु जब अवसर हमारे सामने आता है तो टालमटोल की प्रवृत्ति के कारण हम उसे तत्काल स्वीकार नहीं करते हैं और इस तरह हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अपनी जवानी में मैं टालमटोल शब्द को नहीं जानता था, जो हमारे सीरिया के मित्र को इतना पसंद आया है। मैं पहले तो यह सोचता था कि मेरे गलत निर्णयों के कारण मेरे हाथ से कई लाभदायक सौदे निकल गए। बाद में मैंने अपने जिद्दी स्वभाव को इसके लिए दोष दिया। बहरहाल अंत में मुझे सच्चाई का पता चल गया। मैंने जान लिया कि जब मुझे काम करना चाहिए था तब मुझे तत्काल और निर्णायक काम करना चाहिए था। तब मैं अनावश्यक रूप से देर कर रहा था। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे बहुत चिढ़ हुई। जंगली खच्चर को किसी रथ में जोतने पर वह बहुत कटु हो जाता है। उतनी ही कटुता से मैंने अपनी सफलता के इस दुश्मन से अपना पीछा छुड़ाया। धन्यवाद। मैं अब अपने व्यापारी मित्र से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं। आपके कपड़े गरीबों जैसे नहीं हैं। आप सफल व्यक्ति की तरह बोलते हैं। हमें बताएं, जब टालमटोल आपके कानों में कुछ कहती है तो क्या आप अब भी उसकी बात सुनते हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, खरीदार मित्र की तरह मुझे भी टालमटोल को पहचानना और जीतना पड़ता है। यह मेरी दुश्मन थी जो हमेशा मेरी सफलता में बाधा डालने की ताक में रहती थी। मैंने जो कहानी सुनाई है उस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जिनके द्वारा मैं बता सकता हूं कि टालमटोल की वजह से मेरे अवसर किस तरह दूर चले गए। एक बार समझ लेने के बाद टालमटोल को जीतना मुश्किल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से चोर को अपना अनाज चुराने नहीं देता है। न ही कोई व्यक्ति शत्रुओं को अपने ग्राहकों को दूर भगाने की छूट देता है, क्योंकि उससे उनका मुनाफा कम हो जाएगा। जब मैंने यह पहचान लिया कि मेरा दुश्मन इस तरह से काम कर रहा है तो मैंने संकल्प के साथ उस पर विजय पाई। अगर कोई व्यक्ति बेबीलोन की प्रचुर दौलत में हिस्सेदार बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने टालमटोल की भावना पर विजय पाना चाहिए। अरकाद, आप क्या कहते हैं? चूंकि आप
बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत व्यक्ति भी हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि कोई भी आदमी जब तक टालमटोल की